हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास की एक नई पुस्तक लेके आई हूँ, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। इसके पहले हमने आप सबको इश्तवार दलाल, ललित रेतु हिंदुस्तानी के बारे में पढ़ा दिया और शिव सिंह सरोज रचना को आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं और मिश्र बंधु विनोद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लेते हैं जो हिंदी साहित्य के महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रहा है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों, हमारी क्लास आप सबको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए समय से। और चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए फिर अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी ये 5वीं पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो शुक्ल जी का समय है 1884 से 1941 ईस्वी तक। ये रामचंद्र शुक्ल जी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के अगुना नामक कस्बे के निवासी थे। शुक्ल जी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के अगुना नामक कस्बे के निवासी थे। तो चलिए, हिंदी साहित्य में इनका महान योगदान को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, और इनके द्वारा लिखित ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, इसको प्राप्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्व और स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को व इनके द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशन हुआ था, इसको प्राप्त है। ठीक है। इस ग्रंथ की भूमिका का शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास था। इस ग्रंथ की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की भूमिका का शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा। आचार्य शुक्ल ने इसी रचना के नाम से हिंदी के प्रारंभ में, यानी हिंदी साहित्य का विकास नाम से, हिंदी के प्रारंभ से आदिकाल से लेकर के छायावाद, आगे छायावाद तक का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का संशोधित एवं परिवर्धित रूप 1940 में प्रकाशित हुआ। तो इनका साहित्य इतिहास पहले 1929 में हुआ था। तो जब कोई भी किताब एक बार निकलती है, जब उसका दूसरा संस्करण आता है, तो उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग किए जाते हैं, कुछ न कुछ तथ्य और जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, ये इतिहास ग्रंथ, ये इतिहास ग्रंथ यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का मुख्य आधार युगीन प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि को माना है। ग्रंथों की प्रसिद्धि है। अगला है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवि, अगर एग्जैक्ट कवि पूछे तो 997 कवि को 1000 कवियों को शामिल किया है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में युगों का दोहरा नामकरण करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में युगों का दोहरा नामकरण दिया है। आगे है, इन्होंने यानी शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करते हुए उसे पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने रचनाकारों के इतिवृत्त
यानी कवियों के जीवन काल के बारे में, जीवन परिचय के बारे में, रचनाकारों की इतिवृत्त की बजाय रचनाकारों के साहित्यिक रचनात्मक मूल्यांकन के वैशिष्ट यानी वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया है। तो देखिए इनके इतिहास ग्रंथ की जो विशेषताएं हैं, इनका इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का मुख्य आधार युगीन प्रवृत्ति, यानी उस समय की युग की प्रवृत्तियां, उस समय युग कैसा था, कि प्रवृत्तियां क्या थी, ये ध्यान में रखा है। और ग्रंथों की प्रसिद्धि को आधार बनाया है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों, अगर एग्जैक्ट कवि की बात करें तो 997 कवियों को शामिल किया है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में युगों का दोहरा नामकरण दिया है। ये एग्जाम में बनता है ऐसे कि दोहरा नामकरण करने का प्रयास किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करते हुए उसे पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है। अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश भाषा जो है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करते हुए उसे अपभ्रंश को हिंदी की पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने रचनाकारों के इतिवृत्त यानी रचनाओं के जीवन परिचय को ध्यान में नहीं रखा है। रचनाकारों के जीवन परिचय के बजाय रचनाकारों के साहित्यिक रचनात्मक मूल्यांकन का वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया है, यानी कि कवियों की जो उसमें रचनाएं करते थे उन रचनाओं का महत्व पर उन्होंने रचनात्मक मूल्यांकन को ध्यान में रखा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए आगे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी अपनी प्रतिभा यानी कौशल, अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध और
रीति मुक्त, रीति मुक्त कवियों को स्थान दिया है। स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए केवल रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों को ध्यान में रखे हैं, और बाकी जो बचे कवि रहते हैं उन सबको फुटकल कवियों में रखे हुए हैं। शुक्ल जी ने जो बचे हुए कवि यानी जो गौड़ कवि हैं ने गौड़ कवियों को फुटकल कवियों की फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा है। श्रेणी में रखा है। इन्होंने यानी शुक्ल जी ने आचार्य शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ, अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किन किन ग्रंथों को आधार बनाया है, इनकी बात करते हैं। इतिहास लिखने में इन पुस्तकों को आधार बनाया। कौन कौन सी हैं वो पुस्तकें, वो भी देख लेते हैं। कविता कौमुदी, ये किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की है। राम नरेश त्रिपाठी। एक ये हो गया। दूसरी है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये श्याम सुंदर दास का है। ये श्याम सुंदर दास की रचना है। तीसरा ग्रंथ है ब्रज माधुरी शार, ये जो है ये वियोगी हरि का है। एक और है मिष्ट बंधु विनोद, मिष्ट बंधु विनोद, ये मिष्ट बंधुओं का है। ये मिश्र बंधुओं का है। तो इन रचनाओं को से आधार लेके रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। और इनका ये इतिहास लिखने में इनका दृष्टिकोण कैसा है? तो ऐतिहासिक है। शुक्ल जी का दृष्टिकोण, इतिहास लिखने में शुक्ल जी का दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है।
इन्होंने आचार्य शुक्ल जी 900 वर्षों के इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों के कालखंड को आचार्य शुक्ल ने, क्षमा कीजिएगा यहाँ से इतिहास ग्रंथ जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। समझ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों को ही शामिल किया है, रीतिबद्ध को नहीं। और जो बचे हुए कवि हैं, शुक्ल जी ने गौड़ कवियों को फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा है। आचार्य शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किन किन पुस्तकों को आधार बनाया था, तो ये देखते हैं। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का है। और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का है। इतिहास लिखने में शुक्ल जी का दृष्टिकोण कैसा था? ऐतिहासिक था। आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। तो चलिए वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं, समय देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हूँ। चार भाग हैं, कौन कौन से? पहला है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल इनका समय है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। दूसरा है भक्ति काल। तो ये है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है संवत 1700 से 1900 तक विक्रम संवत। चौथा है आधुनिक काल। इसका समय है संवत 1900 से अब तक। नोट कर लीजिए, ये समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, ये भी पूछ लेता है, तो नोट कर लीजिए। शुक्ल जी ने
जी ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। एक शगुण काव्य, पहले निर्गुण, एक निर्गुण काव्य, दूसरा है सगुण काव्य। सगुण काव्य फिर इन दोनों भागों को, फिर इनको दो दो उपभाग इसके कर दिए। निर्गुण काव्य को भी दो भागों में बांटा फिर, और सगुण काव्य को दो भागों में। तो चलिए इनको मैं लिख के समझा देती हूँ। शुक्ल जी ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा है। तो पहला है निर्गुण काव्य, और ये है आपका सगुण काव्य। सगुण काव्य इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। तो इनको ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया। और यहाँ पे प्रेमाश्रय शाखा हो गया। प्रेमाश्रय शाखा, इनको संत काव्य भी कहा जाता है। इस काव्य को संत काव्य भी कहा जाता है, और इसको प्रेम काव्य भी कहा जाता है। और इनको देखते हैं। सगुण काव्य, तो इनको हो गया एक राम काव्य, यानी राम भक्ति शाखा। राम भक्ति धारा कह दीजिए या शाखा कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यह है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति धारा, धारा या शाखा। ठीक है। अब इनके जो मुख्य कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक जो हैं वो कबीर हैं आपके, और प्रेमाश्रय शाखा में जयसी हो गए, और राम भक्ति धारा में तुलसीदास, तुलसीदास हो गए। तुलसीदास हो गए। और कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास हो गए। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को दो भागों में बांटा है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य में को दो भागों में बांटा गया। एक है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन से हैं कवि? तो इसके मुख्य कवि कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्रय शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया। फिर राम भक्ति धारा, राम भक्ति धारा के कवि प्रवर्तक हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास जी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कमेंट में अब दो तीन परिभाषाएं हैं, देख लीजिए। चलिए एक परिभाषा आती है पहले जैनेन्द्र कुमार की।
जैनेन्द्र ये क्या कहते हैं, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी को शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया था। इतिहास जुटाया था, जगाया नहीं, जुटाया था, जगाया नहीं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया था, जगाया नहीं। हमारी दूसरी देखिए, शुक्ल जी भक्ति काल के संदर्भ में परिभाषा देते हैं कि भक्ति काल, ये शुक्ल जी की परिभाषा है। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल तदयुगीन निराशा की देन है। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति काल तदयुगीन निराशा की देन है। तीसरी परिभाषा है, शुक्ल जी के बारे में ये कहा गया है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में मिला था। उसे उन्होंने मानवीय चेतना से यानी शुक्ल जी ने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। साहित्य बना दिया। एक चौथी परिभाषा है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल यानी गद्य काल को अनेक लघु कालखंडों में बांटा है। जिस परंपरा का निर्वहन कर निर्वहन आगे आने वाले सभी इतिहासकारों ने किया। सभी इतिहासकारों ने किया। प्राकृत की अंतिम अवस्था
प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है एक और है, नोट कर लीजिए। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। उसी प्रकार दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये परिभाषा आचार्य शुक्ल के रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए समझ लीजिए कुछ रामचंद्र शुक्ल के बारे में कथा है। जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया था, न कि जगाया। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल तदयुगीन निराशा की देन है। इन्होंने भक्ति काल को निराशा की देन माना है। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में मिला था। उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में मिला था। शुक्ल जी ने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। शुक्ल जी आधुनिक काल गद्य काल को अनेक लघु काल खंडों में बांटा है। जिस परंपरा का निर्वहन कर इन्होंने अनेक लघु काल खंडों को बांटे हैं, उसी परंपरा को और आगे आने वाले इतिहासकारों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल गद्य काल को अनेक लघु काल खंडों में बांटा है। जिस परंपरा का निर्वहन आगे आने वाले सभी इतिहासकारों ने किया। गद्य काल को अनेक लघु काल खंडों में, जैसे गद्य काल में आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद विभिन्न काल खंडों में बटा हुआ है। तो यही यहाँ पे ये बोल रहे हैं। जिस प्रकार प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आरंभ उन्होंने माना है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से। तो नीचे बोलते हैं कि जिस प्रकार पहले उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी प्रकार दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। तो ये गाथा जो है ये प्राकृत का छंद है। गाथा प्राकृत का छंद है और दोहा या दुहा जो है ये अपभ्रंश का छंद है, प्रिय छंद है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास? अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर किया करिए और वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए, जिससे हमको भी अंदर से और प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। मैं और आप लोग के लिए अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ और तथ्य लेके आऊँ। ये सब मैं आप सबके लिए जो लेके आ रही हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उससे लेके आ रही हूँ और ऑथेंटिक सब ये तथ्य दे रही हूँ। तो दोस्तों आप सब सपोर्ट करिए
चलिए आज मैं अपने क्लास को अब यहीं पे रोकती हूँ। मिलती हूँ फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।